आइए आपको अब दिखाता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक सभा में उनका कथन। और एक कार्यक्रम हुआ दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, देश में एक चुनाव हो, लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव भी कराए जाएं एक ही बारी के अंदर। ये बिल आया, बिल कैबिनेट से पास हुआ, पार्लियामेंट में आया और अब ये बिल भी वक्फ बोर्ड की तरह जेपीसी में गया। वक्फ बिल की तरह जेपीसी में अभी ये बिल फिलहाल है। अब ये जेपीसी से कब आएगा, फिर इस पर कब मतदान होगा, ये अलग बात है। लेकिन ये काम वक्त से बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें पूरे देश का मामला है, पूरे देश के चुनाव एक साथ कराने का मामला है। और 2029 तक ही हो पाएगा ये तो नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन 2034 में ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में साकार रूप से हमें देखने को मिले। और ये बात योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि 2034 तक देश में एक साथ सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव हो, ये सुनिश्चित करना और इसके लिए एक माहौल पैदा करना देश के अंदर, ये सभी प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया के जरिए, एक और कार्यक्रमों के जरिए इस बात को जनता तक पहुंचाइए कि देश में एक ही चुनाव होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है देश के लिए, देश का कितना संसाधन बर्बाद होता है। एक बार जब एक जगह इलेक्शन होता है किसी राज्य के अंदर, तो 3 महीने तक सारे विकास के काम रुक जाते हैं, हमारे अफसरों के तबादले कर दिए जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते। और हमारे देश में तो हर साल कितने ही चुनाव होते रहते हैं। अब इस साल 2 चुनाव, अगले साल 3-4 चुनाव हैं। तो सरकार इस बात पर, इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सीरियस है। इसके लिए पहले कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, और उसके बाद अब जेपीसी तक मामला पहुंच ही गया है। योगी जी ने एक बात इसमें और कही, उन्होंने कहा आप मेरे राज्य का उदाहरण ले लीजिए, यूपी का। यूपी में आज राजनीतिक स्थिरता है तो शांति है, विकास भी हो रहा है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता थी तब आप देख लीजिए यूपी में क्या होता था, कैसा गुंडा राज था, कैसा माफिया राज था। हम आए हैं, 2 बार से सत्ता के अंदर हैं, तो अब यूपी आपको व्यवस्थित दिखाई देता है। और यही पूरे देश की नीड है इस वक्त। योगी जी की बात सुनिए। 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे। और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण, 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें खबर यह है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने एक डेडलाइन की बात कही है कि 2034 में देश के अंदर, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो क्या माने हम कि देश उसी तरफ बढ़ रहा है, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी का कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है जिस पर वो पीछे हटते हों। ये हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। एकमात्र कृषि कानून आता है जिसमें उन्होंने वापस लिया, हालांकि वो भी जिसको कहते हैं ना कि कान दूसरी तरह से पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे वही सब हो रहा है जो कृषि कानूनों में था। एक साथ होता तो किसानों का थोड़ा और भला होता। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी और उसने जो रिपोर्ट, जो सिफारिशें दी हैं, उससे तो बहुत स्पष्ट लगता है कि ये भारत की सरकार वो आगे ही इस पर बढ़ना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या इसको 34 तक ले जाकर तब कर पाएंगे, 29 के पहले, जनगणना के तुरंत बाद कर पाएंगे, ये एक सवाल भरे हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी जिस तरह से ताकतवर है, ऐसी ही ताकतवर आगे रह रही है, जो दिख रही है, जो अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 3 टर्म मोदी जी रहे, 3 टर्म और भाजपा आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और। असल बात यही, बिल्कुल असल बात यही है। 34 में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने के लिए 29 का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी, गैर बीजेपी सरकार बनती तो सारे विपक्षी तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। बीजेपी 29 में आए तब ये काम हो जो योगी जी कह रहे हैं, ये होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन योगी जी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। योगी जी का कहने का ही मतलब ये है कि 2029 में तो भारतीय जनता पार्टी आ ही रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या ये डेडलाइन सेट कर दिया? मैं तो इसको कह रहा हूँ डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये तो सरकार का इस तरह चर्चा हो रही थी कि नहीं, यही इसका पूरा ये था कि 2026, देखिए अभी 2029 हो, 2034 हो, वो एक बार में तो ये पूरा सिस्टम होगा ही नहीं।
वो इलेक्शन जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे, 2 बार इलेक्शन नहीं होगा, फिर विधानसभाओं के इलेक्शंस को आगे पीछे नहीं किया जाएगा, एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो 2 बार के बिना तो होना ही नहीं है। अभी ये था कि 2026 में हम इसको काम करेंगे, लेकिन अभी संसदीय स्तर पर काम ही नहीं हुआ है, जेपीसी नहीं हुई है, बिल पास नहीं हुआ है, तो बहुत तमाम चीज़ें हैं। और फिर एक और बड़ा काम अभी जोड़ दिया गया कि जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो जनगणना तो और मुश्किल काम है। इसका जनगणना से क्या लेना देना? नहीं, डिलिमिटेशन होगा, सब चीजें एक साथ होगा ना, डिलिमिटेशन के बाद भी ये सारी चीज होगी। अभी तो वो महिला बिल जो है तो होनी है ना सर, जनगणना हाँ नहीं होनी तो है, 5 साल से होनी है। नहीं ये ठीक है, लेकिन डिलिमिटेशन तो अनिवार्य है ना इसका। डिलिमिटेशन तो होगा तभी तो फिर नई विधानसभाएं होगा, तो वो अभी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं इसको एक्सटेंशन के तौर पर देख रहा हूँ कि आपने डेडलाइन को बढ़ा दिया है। जो डेडलाइन आपने 2029 के लिए ली थी, 2024 के बाद जब ये बिल को रखा गया और उसमें ये था कि डेडलाइन, और कोविंद साहब की रिपोर्ट में भी 2029 पर यह सारा का सारा काम, यदि आप उसको देखेंगे 18,000 पेज की रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं, बहुत सारे लोग नहीं सहमत हैं, वो तो अलग है, सब डिबेट होती है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब भी तमाम बातें हैं। और उसमें जो सबसे एक खतरनाक हिस्सा जो जिस पर ज़्यादा विरोध हो रहा है वो क्या है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार दिया जा रहा है उसमें कि विधानसभाओं के चुनाव वो तय कर सकते हैं कि कब कराए जाए, उनके टर्म तय कर सकते, टर्म तय कर सकते हैं। मतलब नहीं, जैसे एक बार विधानसभा खत्म हो गई, मान लो भंग हो गई विधानसभा, तो दूसरी बार अगला चुनाव विधानसभा का कब होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है और इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। तो उसके बहुत सारे वो हैं माइनर पॉइंट्स, जिन पर फाइन पॉइंट्स हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और वो योगी जी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है 2029 में संभव भी है। 2029 में तो किसी भी तरह से संभव नहीं लग रहा, 2034। लेकिन योगी जी का मैसेज आप समझिए, योगी जी का मैसेज है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हाँ समीर जी। देखिए, योगी जी ने 2034 का जिक्र किया और ये मुझे लगता है योगी जी का ये आकलन है, पार्टी का भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, पार्टी के अंदर तो विचार विमर्श चल रहा होगा, हो सकता है उसके पहले। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 2023 की उसके कमेटी गठित कर दी थी, 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी और लगातार अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसे 2034 तक लंबित करने की कोशिश नहीं करेगी केंद्र सरकार। तो नहीं बोल देंगे योगी आदित्यनाथ, नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन अभी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है ये, योगी जी का पहली बार बड़ा नेता बोल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने 2034 का जिक्र करा है। पार्टी क्या भाई 2029 से क्या 2030 में होगा? कोई रास्ता निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री उसके लिए? क्या हो सकता है लोकसभा के चुनाव 6 महीने एक्सटेंड करते 2029 में, उसके बाद करें, कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है 2034 तक प्रधानमंत्री को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि 2029 के चुनाव में 33% सीटें महिलाओं को देंगे। मतलब सेंसस, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब आप अगले 4 साल में करा सकते। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2030 तक हो जाएगा। 2034 तक प्रधानमंत्री मोदी इसका इंतजार नहीं करेंगे, यह तय मानिए कि 2030 तक होगा। जनगणना है, अगर जनगणना जो अभी बीच में अमित शाह ने कहा भी था कि हम जल्दी उसकी प्रक्रिया आपको बताएंगे, हालांकि वो जल्दी ही बताने के बाद इस साल शुरू होने समय हो गया, तो वो अगर अक्टूबर में समय से शुरू हो जाए तो आज के समय में तो ऐसे भी बहुत सी चीजें जो जिसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट आने के बाद वेरिफिकेशन उसको सब करना, वो तो डिजिटल होता है। तो 2029 या 34 वन नेशन वन। ये सारा कार्यक्रम, सारा एजेंडा मोदी जी का है और मोदी जी ये चाहेंगे कि उनके ही कार्यकाल में चीज हो, इसी कार्यकाल में हो, इसमें हो या हो सकता है 29 के बाद भी प्रधानमंत्री बने ना, तो क्या दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कोई रोक तो है नहीं। 34 में मतलब वो हो उनके ही कार्यकाल। उसके लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो चाहें। इसलिए कोशिश तो पूरी होगी 29 तक करने की, जो वो समीर कह रहे हैं। लेकिन उसकी व्यवहारिकताएं जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जनगणना के बाद महिला आरक्षण, स्पर्शीमान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है जो एजेंडा मोदी जी का है और मोदी जी ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, कमेटी बनाई, लाल किले से बोला इसको प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, तो वो उनका ये होगा कि उनके ही कार्यकाल में ये हो और उनके ही द्वारा ये नई व्यवस्था हो। ये उनके कार्यकाल में तो ये पास करा के भी किया जा सकता है ना, क्योंकि वो पास भी करवा लेंगे तब भी 2029 में तो हो नहीं सकता ये व्यावहारिक तौर पर। पास करवा लेंगे तो मतलब ये हो जाएगा ना कि मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी 2029 में इसलिए कराएंगे सर, क्योंकि 33% का आरक्षण का बिल पास करवा चुके हैं। 2029 में जवाब देना पड़ेगा कि आपने महिलाओं के बीच में 29 का इलेक्शन लोकसभा का आएगा, वो तो आप लोगों ने पकड़ लिया भाई। तब तक तो यूपी के 2 चुनाव होंगे, 27 और 32। 27 तो अभी है, अगले के अगले साल तो वो योगी जी को वो परीक्षा भी पास करनी है 27 वाली,
और अगर 34 तक योगी जी सोच रहे हैं तो 32 वाली भी पास करनी होगी। देखिए, और 29 के लिए 27 तो बहुत जरूरी है। 29 के लिए 27 वैसे ही जरूरी है जैसे 14 के लिए 2012 मोदी के लिए जरूरी था। हर हाल में जनगणना और 33% महिला आरक्षण तो 29 के पहले तय है, उसमें मुझे कोई भ्रम नहीं। महिला आरक्षण हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। वो चुनाव 33% महिला आरक्षण के साथ ही होने वाला है। साहब ने कहीं बताया नहीं, आप इससे सहमत हैं कि नहीं महिला आरक्षण से? नहीं, देखिए, मैं मूल रूप से इस तरह के आरक्षण के सिद्धांत से बहुत सहमत कभी नहीं होता हूं, लेकिन मेरा मानना है डाउट हुआ था कि इसलिए मैंने पूछा। एक हिस्सा तो आरक्षण का आपको देना ही पड़ता है। जैसे इसमें भी मैं पक्षधर हूं इसका कि 20% आरक्षण जो सामान्य रहता है, लेकिन जब आप कहते हैं 50 बढ़ा दो, 60 बढ़ा दो, 70 बढ़ा दो, तो मुझे लगता है कि ये अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत है। अब देखिए साहब, इस पर आगे सरकार कब बढ़ती है, बड़ा काम है, लेकिन ये अगर देश में हो जाएगा तो। अब बात करते हैं जरा संभल में हुए दंगे की। संभल दंगे में पहली बार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जांच करने वाली एसआईटी के सामने आज पेश हुए हैं, अभी वही हैं। एसआईटी ने उन्हें 25 मार्च को दिल्ली जाकर समन दिया था और आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क आज संभल के नखासा थाने पहुंचे हैं। और बर्क को दरअसल आज पूछताछ के लिए संभल कोतवाली जाना था, जहां एसआईटी की टीम उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क कोतवाली नहीं गए और वो नखासा थाने पहुंचे। और इसके बाद कोतवाली से एसआईटी की टीम अब थाने गई और फिर वहां जाकर उनसे जो है पूछताछ हो रही है। मामला क्या है? संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और 24 नवंबर की जो वारदात हुई थी उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा भड़की तब थी जब कोर्ट के आदेश पर वहां की जामा मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। 24 नवंबर को हिंसा के बाद 25 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर हुई और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। हिंसा से 2 दिन पहले बर्क ने संभल की जामा मस्जिद में एक भाषण भी दिया था और इसी मामले में एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में एसपी के जो ये सांसद हैं, इनके लिए राहत की बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। एसआईटी के सामने पेश होने से पहले जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन इसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा और पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा। मैं इस, और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की। अच्छा, ये आरोपी नंबर 1 है, ये नोट करने वाली बात है इस पूरे प्रकरण के। एक दिन पहले इन्होंने वहां भाषण दिया और 3 लोग मुख्य तौर पर इसमें अभियुक्त जो है वो बनाए गए हैं। एक ये सांसद साहब हो गए वहां के, दूसरा वहां के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं, इकबाल महमूद के बेटे, उनको आरोपी बनाया गया है, और तीसरा जफर अली, जिनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जफर अली जामा मस्जिद की जो संभल की जामा मस्जिद है उसकी इंतजामिया कमेटी के हेड हैं और इस मामले में कोर्ट में मस्जिद पक्ष के पक्षकार भी हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया। अच्छा, ये भी इन पर पूछा जा रहा है कि आपकी और ये जफर अली की उस दिन या उससे पहले कब कब आप लोगों की बात हुई थी, क्या बात हुई थी? सवाल इतना है कि वो उस दिन जब सर्वे हो रहा था तो वो भीड़ बाहर किसके कहने पर आई? उस भीड़ को किसने भड़काया कि तुम्हारी मस्जिद के ऊपर आंच आने जा रही है? और इसमें इन आरोप उंगलियां जो हैं सब वो इन सांसद साहब के ऊपर जो है वो उठ रही। सपा सांसद का रोल इस पूरे मामले में ये चर्चा में। पहले भी जब दंगा हुआ था तो उस दिन भी ये सवाल उठा था कि इतने महत्वपूर्ण समय पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कहाँ, जिनके परिवार में इनके दादाजी रहे शफीकुर रहमान बर्क, तो उन्हीं की सीट मानी जाती रही, एक ही बार वो हारे। और जियाउर रहमान बर्क उसके पहले जब सर्वे हुआ था उस दिन वहां मौजूद थे, जिस दिन अंतिम समय में भी स्थिति थोड़ी खराब हुई। 24 को नहीं, तो ये नहीं, उस दिन नहीं थे जिस दिन दंगा हुआ, उससे पहले वाले सर्वे में थे। तो सवाल यही उठा कि आखिर उस दिन वो कहां थे? अब पुलिस की जांच में जो अभी तक खबरें निकल कर आई हैं कि वो कह रहे हैं कि इनसे उनकी बात हुई, और जो खबरों के हवाले से जाहिर है जांच होगी, पक्का होगा तब वो पक्के तौर पर सामने आएगा। तो कहा गया कि इन्होंने कहा कि अगर यहां भी कुछ हो गया और इस तरह से आके सर्वे कर गए तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी हुई है, और इसलिए जरूरी है कि इस सर्वे का हम लोग जमकर विरोध करें। अब वो विरोध किस तरह का हुआ कि ईंट चली, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर पत्थर मारे गए,
पांव कट गया, गोली चली, 5 लोगों की जान चली गई और संभल एक बदनुमा दाग की तरह इतना ही नहीं सर, ये भी जांच हो रही है कि भीड़ जो थी वो क्या आया, भीड़ में शामिल कुछ लोग जो वहां विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे हिंदू उनकी पक्ष की तरफ से, हत्या करना ये पुलिस का कहना है कि वो हत्या करना चाहते थे। और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि विष्णु जैन क्यों आए, जबकि विष्णु जैन तो भाई अगर कोई भी इस देश में चाहे एक नागरिक के तौर पर, क्या सुप्रीम कोर्ट में आकर कोई भी याचिका नहीं लगा सकता है? अभी वक्त पर जो 13 लोग आए हैं वो कौन लोग हैं? क्या कोई सीधे किसी तौर पर कहा जा सकता है कि ये संबंधित है? फिर तो ये तो विचित्र सी बात हो गई। और विष्णु जैन वहां अदालत के निर्देश पर गए थे, सर्वे टीम के साथ थे, उनके निर्देश पर सर्वे नहीं हो रहा था। ये भी समझना जरूरी। अब बड़ी बात जो है कि क्या इसमें जियाउर रहमान बर्ग जो है वो गिरफ्तार होंगे? अगर होंगे तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन फिलहाल उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षा प्राप्त है। अगली खबर पर मैं बढ़ रहा हूं। आपने वक्फ का जिक्र किया, वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अब उन पिटीशंस को सुनने के लिए तैयार है जो वहां लगाई गई है वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, जो अब कानून बन चुका है, एक्ट कहना चाहिए उसको। 13 इसमें पिटीशंस लगी हुई हैं। मैं आपको 5 जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी पिटीशन के खिलाफ मैं बता रहा हूं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, लीजिए खबर आ रही है, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। आज 8 तारीख है, मतलब 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन है। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, जावेद अली पहुंचे, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान पहुंचे, डीएमके से ए राजा पहुंचे और आरजेडी से मनोज झा पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से। और इनके अलावा बहुत सारे और जो संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे और बहुत सारे, केरल का भी एक संगठन है मुस्लिम संगठन, उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है। अब ये तो होना ही था। बात हम ये करने वाले हैं कि इसके आधार क्या होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, हिंदी अखबार में आया था कि किन वजहों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में या तो सुनवाई ना करे, लेकिन वो सुनवाई कर रहा है, या वो इसके खिलाफ फैसला ना दे कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ये पहले भी अमेंडमेंट करके ही उसके प्रोविजन लाए गए थे जिनको इस बार हटाया गया है। ये संसद का अधिकार था और ये कहीं से भी आर्टिकल 15 या जो भी बताए जाते हैं उनका उल्लंघन बनता नहीं है पहली नजर में, कानून के जानकारों की दृष्टि में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है टिकने वाला नहीं है। विजय जी, देखिए, एक तो ये तो तरीका है कि यदि संसद का कोई बिल पास हो गया है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके बात कर सकते हो, उसके खिलाफ याचिका दे सकते हो, और सब लोगों ने दी है। क्या कानून का उल्लंघन हुआ, क्या आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ, ये सभी तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है। अब पहला काम जो इनके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसके हियरिंग के लिए तैयार हो गया, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देगा। इसको यहाँ तक पहुँचना बहुत जल्दी होगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें किस तरह से तर्क दे रहा है, क्योंकि सरकार के पास 2 मजबूत चीज़ें हैं। एक तो ये कहना कि भी वक्फ बिल को लेकर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो उसमें तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिर वही बताएं हम कि भाई सब मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए, लोगों ने अपना सपोर्ट किया, मेल किया, जो भी जवाब था वो दिया गया। फिर जेपीसी हुई, जेपीसी में बड़ी लंबी चर्चा हुई है, सबसे ज़्यादा बैठकें जेपीसी की हुई है, 32 या 36 करीबन बैठकें वहाँ हुई, उन पर सब पर चर्चा हुई। और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बड़े लंबे चर्चा के बाद मेरे ख्याल से मोदी सरकार में किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई जो इस पर पूरी चर्चा हुई है। बड़े व्यवधान के किसी भी एक विषय पर इतनी लंबी चर्चा दोनों सदनों में नहीं हुई। तो वो ये सारे तर्क सरकार के पास हैं, लेकिन क्या इन तर्कों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या क्या उल्लंघन हो रहा है? क्या अब जैसे वो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, ये बिल जो है ये टिकेगा नहीं, ये बिल खारिज कानून के जो जानकार है ना, उनका अपना अपना नजरिया होता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। जो बिल के पक्ष में है वो अपनी दलीलें देंगे, जो विपक्ष में है वो अपनी दलीलें देंगे। इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है और वो फाइनल उसका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा उसमें। ठीक है।